दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को इकोलॉजी के बारे में बताऊंगा और इस इकोलॉजी के अवधारणा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इस इकोलॉजी की कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अब हम इस इकोलॉजी की अवधारणा के बारे में हम देखते हैं तो इसकी 9 या 10 अवधारणा होती हैं। सबसे पहले जो अवधारणा है पृथ्वी के पारिस्थितिकी विभाग, और पृथ्वी के जो पारिस्थितिकी विभाग होते हैं वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। अब हम इसका जो पृथ्वी के जो पारिस्थितिकी विभाग के बारे में हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वायुमंडल के बारे में। जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी के जो निकट जो परत पाई जाती है या उससे ऊपर पाई जाती है, जो पूरे एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है। तो वायुमंडल के बारे में हम देखते हैं तो वायुमंडल की सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल। और हम इस क्षोभ मंडल में देखते हैं तो यह पृथ्वी के सबसे निकट परत होती है और यह पृथ्वी से कम 18 या 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और इसकी ऊंचाई अक्ष भूमध्य रेखा पर इसकी बदलती हुई ऊंचाई होती है। अब हम इसमें देखते हैं क्षोभमंडल में जो आंधी, तूफान, बरसात आदि आती हैं और ये वायुयानों के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं होता है। दूसरा होती है इसकी जो दूसरी लेयर्स होती है समताप मंडल, और समताप मंडल में वायुयानों के लिए ये उपयुक्त होती है और इसमें आंधी, तूफान, बरसात आदि नहीं होती। और इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत हमारी एक सुरक्षात्मक कवर का निर्माण करती है, जो सूरज से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। और इसका आज के टाइम पर ओजोन परत का अपक्षरण होता जा रहा है और कुछ ऐसे कारक हैं जिसका अपक्षरण हो रहा है, जैसे CFC हो गया, CO2 हो गया, CH4 गैस हो गया। और इसके ऊपर एक ओजोन परत के ऊपर एक क्योटो प्रोटोकॉल्स भी दिया गया और इस क्योटो प्रोटोकॉल्स में 169 देशों ने भाग लिया है और इस 169 देशों में से भारत भी शामिल है। ठीक है ना। अगला होती है मध्य मंडल, और मध्य मंडल या समताप मंडल के ऊपर परत पाई जाती है। और इस मध्य मंडल के बाद होती है आयन मंडल। और जो आयन मंडल है, जो इसके गैसों के कण आयनित हो जाती हैं और इसमें सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य पार हो जाती है। और इसके द्वारा आज हम जो संचार के साधन यूज हो रहे हैं, किसके द्वारा हो रहे हैं? आयन मंडल के द्वारा। जो हम टेलीविजन, फोन आदि के द्वारा बातचीत करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? आयन मंडल की वजह से। और आयन मंडल के बाद में होती है अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में हम ग्रह और तथा अन्य को हम पढ़ते हैं और उसके बारे में आप ज्योग्राफी से करना भाई। ठीक है, इतना तो हो गया वायुमंडल के बारे में। ठीक है, अब अगला कारक देखते हैं इसका, जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो स्थल मंडल। और जो स्थल मंडल जो क्या कहलाता है, जिस पर हम रह रहे हैं, जीव जंतु रहते हैं, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। और स्थल मंडल भी 3 भागों में विभाजित होती है, प्रॉपर्टी, प्रवार और क्रोड। स्थल मंडल की में बात करते हैं। पहली है प्रॉपर्टी, दूसरी है प्रवार, तीसरा है क्रोड। प्रॉपर्टी है जो इसकी जो प्रॉपर्टी की जो हम गहराई देखते हैं, पृथ्वी से जो नीचे की तरफ जाएंगे कम से कम 50 से 52 किलोमीटर तक हम जाते हैं और इसके साथ साथ ही तापमान भी बढ़ता रहता है। अगला देखते हैं प्रवार, और प्रवार को हम देखते हैं जो 50 से 52 किलोमीटर नीचे जाने पर इसमें जो मैग्नीशियम की काई पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं और इसका लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। जो क्रोड में हम देखते हैं तो क्रोड में एल्युमिनियम एवं आयरन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है और इसका टेम्परेचर अत्यधिक होता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं? जिस पर जल अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो या उपलब्ध हो, उसको बोलते हैं जलमंडल। और जलमंडल हम देखते हैं सबसे ज्यादा जल समुद्र में है पृथ्वी का। कितना? 97%। बाकी का 3% नदी, नाले, तालाब, पोखर, झरने इत्यादि पर उपस्थित है और कुछ ही मात्रा में, फ्यू क्वांटिटी में पीने योग्य जल है और बाकी का सारा पानी खारा है। अगले आ जाते हैं जैव मंडल में। और जैव मंडल पर जीव जंतु पादप आदियों का आवास होता है और यह जैव मंडल ये पर्यावरण से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई पृथ्वी के पारिस्थितिकी भाग की। अगला है समष्टि, ये वाला।
समष्टि में हम देखते हैं कि समष्टि से पहले हम एक इकाई को पढ़ते हैं स्पीसीज। स्पीसीज मतलब जाति। और जाति क्या होती है कि जाति एक जीव जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है और उसका जो आनुवंशिक है वो समान होता है, उसको बोलते हैं हम स्पीसीज या जाति। और जो समष्टि होता है एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनके समूह को बोलते हैं हम समष्टि, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और जो विभिन्न जातियों के जो समूह होता है वो मिलकर के बनाते हैं समुदाय, और विभिन्न समुदाय मिलकर के बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का शब्द टेंसले ने दिया था, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगला है पर्यावास। पर्यावास को हम ऐसे पढ़ते हैं एक ही आवास में एक ही प्रकार के जंतु रहते हैं, लेकिन उसका जो आवास या भोजन अलग अलग होता है। जिससे आप लोग देखते हैं कि जो चीते होते हैं, चीतों के लिए जो आवास होता है घना जंगल होता है, ना कि खुले मैदान। ठीक है ना। अगला आ जाता है पर्यावरणीय कारक। और पर्यावरणीय कारक के बारे में हम पढ़ते हैं तो पर्यावरणीय कारक के बारे में हम 3 प्रकार से कारक पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं मृदीय कारक, दूसरा पढ़ते हैं स्थलाकृतिक कारक और तीसरा पढ़ते हैं जलवायवीय कारक। मृदीय कारक में हम देखते हैं कि मृदा के प्रकार, मृदा के कणों की संरचना, मृदा की आकृति, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगला है स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक में हम देखते हैं चट्टान, ढलानाकार, पहाड़ी क्षेत्र, इसके बारे में क्या जाते हैं स्थलाकृतिक कारक। और ये भी इस पारिस्थितिकी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगला है जलवायु कारक जो क्लाइमेटिक्स जो कारक है। और क्लाइमेटिक्स कारक में जैसे जल आ गया, तूफान आ गया, जो वातावरण जो कारक होते हैं वो जलवायु में आ जाते हैं। और आज के टाइम पे आपातकालीन जलवायु कारक के ऊपर घोषणा भी हो जाती है, और इसके बारे में जो आप लोगों ने अभी कुछ इसके ऊपर सिद्धांत भी दे गए हैं। अगला है वायु। वायु क्या है कि वायु एक विशिष्ट जीव जंतु वनस्पति का भाग होता है जो इसमें विशेष प्रकार के जीव या जंतु पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं वायु। और वायु को हमने पढ़ा हुआ है 6-7 प्रकार के वायुम्स होते। टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया, घास के मैदान हो गया, पर्णपाती बंद हो गया, उष्ण काटी बंद हो गया, रेगिस्तान हो गया, सवाना हो गया। और ये क्या होते हैं, वायुम्स कहलाते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता। और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता में हम देखते हैं इसमें 2 कारक पढ़ते हैं, अजैविक एवं जैविक कारक। और अजैविक कारक में हम पढ़ते हैं, अजैविक कारक भी 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक में हम पढ़ते हैं जैसे ताप, दाब इत्यादि को, जबकि रासायनिक कारक में हम पढ़ते हैं जो रसायनों के बारे में। और जैविक कारक में हम पढ़ते हैं, जैविक कारक भी 4 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, और अपघटक। 3 होते हैं, अपघटक। जिससे पौधे हो गए, क्या हुए, उत्पादक, उन पौधों को खाता है। उपभोक्ता भी 2-3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और टॉप उपभोक्ता। और इनकी जो मृत्यु होने के बाद इनका जो अपघटन कौन करता है, अपघटक, डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स दोबारा से मृदा में मिला देते हैं, दोबारा से चालू हो जाती है। अगला है पोषक व खनिज चक्र। पोषक व खनिज चक्र भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो कॉन्सेप्ट होता है, और पोषक और खनिजों के द्वारा ही इस पारितंत्र को हम कंप्लीट करते हैं। पेड़ पौधे और उपभोक्ता इनको भी ग्रहण करते हैं। जैसे खनिज चक्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल्स आदि साइकिल्स पढ़े होंगे, और जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स को भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला है जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा व समस्या। जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र को अफेक्ट करती है। कैसे करती है, मान लीजिए कोई सी भी हम पारिस्थितिकी तंत्र का हम अध्ययन करते हैं, यदि मान लीजिए जनसंख्या ज्यादा होती है जीवों की, तो भोजन के ऊपर कंपटीशन करना पड़ेगा, आवास में दिक्कत आएगी। और इस जनसंख्या में वो ही जीव अपने आप को सक्षम रखेगा जो पावरफुल होगा। मतलब एक आप लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा होगा, और नेचुरल सिलेक्शन आप लोगों ने जो पर्यावरण के जो अनुकूल हो जाता है और ढल जाता है वही जीवित रहता है, बाकी का अन्यथा वो नष्ट हो जाता है। और इसी का जो कारण है जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, इसमें संसाधन घटेंगे, और संसाधन घटेंगे तो समस्या भी उत्पन्न होती है। आप लोगों को पारिस्थितिकी की अवधारणा आपको समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राम।